आधी रात को इस वीरान जंगल से गुजरकर जाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने तुम लोगों को मना किया था, समझाया था कि रुक जाओ, सुबह वापस चलेंगे। जमीला बेगम बहुत ज्यादा झुंझलाई हुई थी। उन्हें अपनी छोटी बेटी सबा पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। सबा माँ की खफगी को खातिर में लाए बगैर कहने लगी, अम्मी आप बिना बात को समझे शुरू हो जाती हैं। मैंने आपको बताया भी है कि कल मेरा पेपर है। पूरा साल मैंने मेहनत की है। अगर मैं कल पेपर देने के लिए नहीं पहुंची तो मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। तो तुम्हें मेरे साथ चलने को कहा किसने था? जमीला बेगम ने कहा, मैंने कहा भी था कि अपने बाप के साथ रुक जाओ, हम 1-2 दिन वहां पर रुकेंगे। मेरी बहन की बेटी की शादी है, मुझे तो उसके पास रुकना चाहिए था, मगर तुमने तो मुझे 1 दिन भी वहां ठहरने नहीं दिया। उन्हें अपना ही मलाल सताया जा रहा था। सबा अम्मा की बातों को नजरअंदाज करते हुए रिक्शे से बाहर देखने लगी थी, जबकि सारा उन दोनों की बातों से बेखबर अपनी ही ख्यालों में खोई हुई थी। साकिब भी माँ और बहनों की बातों को खामोशी से सुने जा रहा था। जब रिक्शा अचानक से रुक गया तो जमीला बेगम का खफगी के मारे बुरा हाल हो गया। अरे क्या हो गया रिक्शे को? अचानक से इस वीरान रास्ते पर क्यों रुक गया? रिक्शे वाला कहने लगा, बाजी मैं अभी उतर कर देखता हूँ इसे क्या मसला हुआ है। जमीला बेगम बड़बड़ाए जा रही थी। तभी सबा की नजर उस पेड़ पर पड़ी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उस पेड़ पर दिए जल रहे हों। वो बेखुद सी रिक्शे से उतरकर नीचे आई। अरे कहाँ जा रही हो तुम? इतनी रात को इस जंगल में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम बहुत नाफरमान हो गई हो सबा, मेरी कोई बात नहीं मानती। सबा कहने लगी, माँ मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ी देर इस खुली फिजा में सांस लूं। देखें तो हमें फितरत को करीब से देखने का मौका ही कहाँ मिलता है। बाहर कितनी ठंडी हवा है। बस मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर खड़ी होंगी। जब तक रिक्शा नहीं चलता तब तक मैं यहाँ पर खड़ी रहूंगी। जमीला बेगम उसे रोकती रही, यहाँ तक कि सारा और साकिब ने भी गुस्सा किया। सबा खामोशी से आकर एक साइड पर बैठ जाओ। इतनी रात को इन पेड़ों के नीचे जाकर रुकना मुनासिब नहीं है। अगर कोई जिन्न चिपट गया तो तब हम क्या करेंगे? पहले ही हमारी जिंदगी में परेशानियां बहुत हैं, एक नई मुसीबत हमारी जिंदगी में आ जाएगी। वे सब गुस्सा किए जा रहे थे, मगर सबा कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी। वो पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई, आंखें बंद करके उस ठंडी हवा के थपेड़े अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी उसके बाल हवा से सरसराने लगे। उसके बाल आधे खुले हुए थे, आधे क्लचर में जकड़े हुए थे। उसके बालों से क्लचर निकलकर नीचे गिर गया और उसके बाल खुलकर हवा के दोष पर लहराने लगे। एक बहुत नरम स्पर्श सबा को अपने बालों पर और अपने चेहरे पर महसूस हो रहा था। एकदम वो होश की दुनिया में आई और हड़बड़ाकर अपने आसपास देखने लगी। यहाँ पर कौन था जो उसे इस कदर नरमी से छू रहा था? ये नरमी बिल्कुल गुलाब के फूलों जैसी थी। उसे अपने पास से बहुत मुअत्तर सी खुशबू महसूस हो रही थी, जो उसकी सांसों के जरिए से उसके पूरे वजूद में फैलती जा रही थी। सबा जल्दी से चलो, रिक्शा स्टार्ट हो गया है। सबा का दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से जाने को। पता नहीं क्यों उसके कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। वो वहां से हिलने से इनकारी हो गई थी। साकिब वहां पर आया, गुस्से से उसका बाजू पकड़ा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? चलो हमारे साथ। और सबा को खींचते हुए वो अपने साथ ले गया था, मगर वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। जैसे ही वो रिक्शे में बैठी तो जमीला बेगम ने अपना सर पीट लिया। तुम्हें मैंने मना भी किया था कि अपने बाल बांधो। तुम खुले बालों के साथ उस पेड़ के नीचे खड़ी थी। तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता सबा। वे लोग थोड़ा सा ही दूर आए थे जब सबकी जान गोया हलक में आ गई थी। सभी हक्का बक्का रह गए। ये हुआ क्या है? रिक्शे को चारों तरफ से कुछ लोगों ने घेर लिया था। रिक्शे से नीचे उतरो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दो। सभी घबरा गए थे। जमीला बेगम रोने लगी, कहने लगी, इस लड़की की वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। करें तो क्या करें? ये लोग तो हमारा सब कुछ लूट लेंगे। जब इन लोगों की नजर सबा पर पड़ी तो कहने लगे, अपने सामान के साथ साथ इस लड़की को भी यहीं छोड़ दो और सब यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। उनकी बात पर साकिब का खून खौल उठा। सबा हक्का बक्का रह गई और जमीला बेगम ने अपना दिल थाम लिया। कहने लगी, ये जुल्म मत करो, हम गरीब और शरीफ लोग हैं, हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर डाकू कहने लगे, जो कहा है जल्दी से उस पर अमल करो। अपना सारा सामान और अपनी बेटी यहीं पर छोड़कर यहाँ से चलते हुए नजर आओ। वे सब बेबसी की तस्वीर बने डाकुओं की तरफ देखे जा रहे थे। तभी एक अजीब बात हुई। वो डाकू जो उनको खतरनाक तेवरों से घूर रहे थे, अब उनकी आंखों में खौफ छलकने लगा। वो हैरान नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। वो अपने गाल पीटने लगे, कभी अपने सर के बाल नोचने लगते।
सबा और उसके घर वाले हैरानी से उन डाकुओं को देख रहे थे। उनकी हरकतों को देख देख कर वे लोग और भी ज्यादा खौफजदा हो रहे थे। तभी डाकुओं ने एक सिमटम में भागना शुरू कर दिया। वो अपने गाल पीटते जा रहे थे और साथ वो चिल्लाते जा रहे थे। जमीला बेगम कहने लगी, आज बहुत अजीब हो रहा है। आज से पहले मैंने ऐसा मंजर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जल्दी से यहाँ से चलो, ऐसा न हो कि वो लोग दोबारा से आ जाएं। जैसे ही रिक्शा वहां से चला तो सबा की जैसे जान में जान आई। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। तब उसने देखा कि वहां पर एक लड़का खड़ा था जो रिक्शे को हाथ लगाकर गोया उन्हें अलविदा कह रहा था। सबा तो हैरत से दंग रह गई। अभी जब लोग वो वहां पर खड़े थे तब तो उसने उस लड़के को नहीं देखा था, मगर अचानक से ये लड़का वहां पर कैसे आ गया और ये था कौन? आज तक सबा ने अपनी जिंदगी में इतना हसीन व जमील आदमी कभी नहीं देखा था। उसका दिल बेख्तियार अंदाज में धड़कने लगा था। आखिर वे लोग घर आए तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि आज जान और इज्जत के साथ साथ उनकी जमा पूंजी भी बच गई थी। घर आकर जमीला बेगम ने शुक्राने के नफल अदा किए थे और सबा अपने कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई थी। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने वही चेहरा घूम कर रह गया था और वो उसी के बारे में सोचते सोचते, उसी के ख्वाब देखते हुए कब नींद की वादियों में उतर गई उसे पता ही नहीं चला। उसे सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसके कानों से एक अजनबी आवाज टकराई थी। सुनो, क्या तुमने पेपर की तैयारी नहीं करनी? जल्दी से उठ जाओ, सुबह होने में थोड़ा ही समय बाकी है। पेपर की तैयारी कर लो वरना बाद में रोती फिरोगी। सबा ने एकदम अपनी आंखें खोल दी और हैरान रह गई कि उसे किसने उठाया। आंखें खोलकर टाइम देखा तो फजर होने में 2 घंटे बाकी थे। वो बमुश्किल 5 घंटे ही सो पाई थी। जल्दी से उसने लाइट ऑन करके अपनी किताब खोल ली, मगर वो क्या पढ़ती। उसकी आंखों के सामने तो एक ही चेहरा छाया हुआ था और जहन रात को होने वाले वाकयात में ही उलझा हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो गई। सर उठाकर देखा तो सामने सारा खड़ी थी। ये लो, चाय पी लो। मैंने सोचा कि तुम पढ़ रही होगी, तुम्हारा जहन फ्रेश हो जाएगा। चाय पीकर तुम्हारी नींद भी भाग जाएगी और तुम आराम से पेपर की तैयारी कर लोगी। सारा को देखकर सबा बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, सच में मुझे अभी चाय की तलब हो रही थी। सारा उसके सामने आकर बैठ गई और उसे गौर से देखने लगी। सबा उसे अपनी तरफ टकटकी बांधकर देखता पाकर हैरान रह गई। क्या हो गया सारा, इतना गौर से क्या देख रही हो? सारा के अंदाज आज कुछ बदले हुए थे। उसका देखने का अंदाज, बात करने का अंदाज, सब कुछ बहुत अजीब था। और जो वो चाय बनाकर लाई थी उसका इस कदर लजीज जायका था और इस कदर खुशबू उठ रही थी कि सबा के जैसे सारे हवास बेदार हो गए और वो दिल लगाकर अपनी पेपर की तैयारी करने लगी थी। सच में उसकी नींद भाग गई थी और वो खुद को बहुत तरोताजा महसूस कर रही थी। सारा कुछ देर तो उसे देखती रही, फिर वो उठकर वहां से चली गई थी। उसके जाने के बाद सबा को ख्याल आया, सारा को कैसे पता चला कि मैं अभी इस वक्त जाग रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छी बात हो गई कि वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। वो तो मुझसे भी ज्यादा कामचोर है और ये चाय कितने मजे की थी। कल मैं सारा से पूछूंगी कि उसने चाय की ये तरकीब कहाँ से सीखी है। अगले दिन जब सबा पेपर देकर वापस आई तो बहुत खुश थी क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा हो गया था। शाम को जब जमीला बेगम ने सबा को चाय बनाने का कहा तो वो कहने लगी, सारा जैसी चाय तो कोई बना ही नहीं सकता। रात को जो चाय उसने मुझे बनाकर दी उसका जायका अभी तक मुझे महसूस हो रहा है। सबा की बात पर सारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहने लगी, अम्मी देखे तो अपनी बेटी को कैसे काम से जान छुड़ाने के लिए बहाने बना रही है। मैं रात को इतनी थकी हुई थी कि घर आते ही सो गई और मैं इसे चाय बनाकर दूंगी। सारा की बात पर जमीला बेगम हंसने लगी और सबा का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। कैसी बातें कर रही हो सारा, तुम रात को खुद मेरे पास चाय लेकर आई थी और अब तुम इस बात से इनकार कर रही हो। तुमने चाय नहीं बनानी, मत बनाओ, मगर मुझे ये बता दो कि तुमने वो चाय बनाई कैसी थी। मुझे उसकी तरकीब जाननी है क्योंकि अभी तक मैं उस चाय को पीकर तरोताजा महसूस कर रही हूँ। अब सारा और भी ज्यादा जोर जोर से हंसना शुरू हो गई थी। सबा को मालूम हो गया कि वो अपनी तरकीब नहीं बताना चाहती, इसलिए वो गुस्से में बावर्ची खाने में खुद ही चाय बनाने के लिए चली गई। सब कुछ नॉर्मल था मगर फिर भी कुछ गैर मामूलीपन सबा को महसूस हो रहा था। वही शबो रोज थे, वही दिन, वही रातें, वही घर के मामलात। आजकल वो अपने कॉलेज से फ्री थी, घर में ही माँ के साथ किचन के कामों में हाथ बटा रही थी। आजकल सारा को घर के कामों से छुट्टी थी क्योंकि उसकी शादी की तारीख रख दी गई थी और अब वो ज्यादातर अपने हुस्न को संवारने निखारने में मसरूफ रहती थी।
उस दिन जमीला बेगम कहने लगी, सबा मैं बाजार जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम ऐसा करो, आज खाना बना लेना, दोपहर को बिरयानी और कोरमा भी बना लेना, क्योंकि सारा के ससुराल वाले आ रहे हैं। अच्छा नहीं लगता कि वो खाना खाए बगैर वापस जाए। सबा तो ये सुनकर ही घबरा गई। अम्मी, मैंने कभी अकेले दावत का खाना तैयार नहीं किया, मैं ये सब कैसे करूंगी? जमीला बेगम कहने लगी, तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं हो, बल्कि अब एक जवान लड़की हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां पूरे घर का काम संभाल सकती हैं, तो तुम क्यों नहीं? जब मैं घर आऊं तो मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वह लोग चले गए थे, जबकि सबा घर में अकेली रह गई थी। वो बहुत ही ज्यादा झुंझलाई हुई थी। जैसे तैसे उसने दावत का खाना तैयार किया। खाना तो अच्छे से बन गया था, मगर जब उसने बिरयानी को दम पर लगाया तो अपने कमरे में आराम करने के लिए जाकर लेट गई। सोचने लगी कि कुछ देर आराम कर लूं, तबीयत फ्रेश हो जाएगी। मगर जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो उसे नींद आ गई। बहुत थकी हुई थी, आज से पहले इतना काम नहीं किया था, इसलिए आराम करते ही नींद उसके हवासों पर तारी हो गई। एक जोरदार आवाज पर उसकी आंख खुली थी। दरवाजा जोर जोर से बजाया जा रहा था। होश आने में सबा को वक्त लगा, और जब उसे वक्त का अंदाजा हुआ तो जमीला बेगम मेहमानों के साथ घर पर पहुंच चुकी थी। और सबा को याद आया कि उसने तो बिरयानी चूल्हे पर दम पर लगाकर रखी थी। टाइम देखा तो 2 घंटे गुजर गए थे। उसके हाथ पांव फूलने लगे। क्या 2 घंटे से बिरयानी चूल्हे पर थी? इतनी देर से चूल्हा जल रहा था। अल्लाह करे कोई नुकसान ना हुआ हो। वो भागते हुए किचन में गई। देखकर तो हैरान रह गई कि चूल्हा बंद हो चुका था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और हक्का बक्का अंदाज में सब मेहमानों से मिली। फिर भागते हुए जब किचन में आई तो उसने बिरयानी का ढक्कन उतार कर देखा। बिरयानी से बहुत मजेदार खुशबू उठ रही थी। साथ में शेल्फ पर सलाद और मीठे में खीर भी बनी हुई पड़ी थी। वो आंखें मसल कर देखने लगी। हैरत ही हैरत थी। सोचने लगी, घर में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं था, फिर ये सब क्या है? ये काम किसने किया? और ये बिरयानी तो मैंने खुद दम पर लगाकर अपने कमरे में जाकर सो गई थी। मैंने तो चूल्हा बंद नहीं किया और ये सब काम भी मैंने नहीं किए हैं। फिर ये किसने किए हैं? सबा जहनी तौर पर बुरी तरह से उलझ कर रह गई थी। फिर सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नींद में उठकर किचन में आ गई और ये सारे काम मैंने नींद में किए और ये सब मेरे जहन से निकल गए हैं। उसे दिल ही दिल में इस बात की परेशानी थी कि पता नहीं खाना कैसा बना होगा, सब लोग क्या कहेंगे। मगर मेहमानों ने उसके खाने की बहुत तारीफ की। जमीला बेगम भी हैरान थी कि उनकी बेटी के हाथ में इतना लजीज जायका कैसे आ गया कि वो मेहमानों का इतना ज्यादा और इतना मजेदार खाना बना लिया। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मेहमानों के जाने के बाद उन्होंने खास तौर पर सबा को इस बात की शाबाशी दी और उसे बहुत सराहा। सबा हैरान थी कि उसने तो खाना इतना मजे का नहीं बनाया था, बल्कि खाने में तो नमक भी थोड़ा तेज हो गया था। वो तो समझ रही थी कि अम्मी डांट पड़ेंगी, मगर वो तो तारीफों के टोकरे बरसा रही थी। रात को जब सबा अपने कमरे में आकर लेटी तो उसका जी चाहने लगा कि वो पिज्जा मंगवा कर खाए। उसने अपनी पॉकेट मनी देखी, सारे पैसे वो खत्म कर चुकी थी। सोचा कि अम्मी से जाकर लूं, मगर फिर उनकी मुतवक्के डांट का सोचकर खामोश हो गई। एक तो वो फास्ट फूड के खिलाफ थी और दूसरा फिजूल खर्ची उन्हें सख्त नापसंद थी। सबा वॉशरूम में गई। जब वापस आई तो उसके साइड टेबल पर एक स्मॉल साइज का पिज्जा पड़ा हुआ था। सबा की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो भागते हुए साइड टेबल की तरफ गई तो सामने गरम गरम पिज्जा पड़ा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। सबा ने बिना सोचे समझे पिज्जा खाना शुरू कर दिया था और तब उसे ख्याल गुजरा कि ये पिज्जा यहाँ पर लाया कौन है। भाई तो अपने कमरे में सो रहा होगा और घर में किसी से भी मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया, और इसके अलावा तो घर में कोई इतने शौक से ऑर्डर भी नहीं करता था। अब वो इसी बारे में सोचते सोचते सो गई थी। अगले दिन जब उठी तो उसके जहन पर यही सब बातें सवार थी जो उसके साथ पिछले दिनों से गैर मामूली बातें हो रही थी। आज उसने अपनी अम्मी से जिद लगा ली कि वो उसे डिजाइनर सूट लेकर दे। जमीला बेगम कहने लगी, बेटा हालात तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारी बहन की शादी पर इतना खर्चा हो रहा है, तुम्हें इतने महंगे सूट कहां से लेकर आऊं? इतने पैसों में तो उसके दहेज की 2-4 चीजें आ जाएंगी। सबा अपने कमरे में चली गई थी। वो बहुत उदास थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसके जहन में एक आइडिया आया। सोचने लगी कि पिछले कुछ दिनों से तो मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। जिसकी मैं ख्वाहिश करती हूँ वो मुझे मिल जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर कोई जिन्न आशिक हो गया है? अगर ऐसा है तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अब मैं उस दिन से जो भी बोलूंगी वो मुझे मिल जाएगा। क्यों ना मैं उसे ये कहूं कि अम्मी के पर्स में बहुत सारे पैसे रख दे जिनकी अम्मी को जरूरत है, और वो मुझे मेरी मर्जी का सूट भी ला कर दे दे।
अभी सबा ये सब खुद कलामी कर ही रही थी जब उसके कानों में अपनी माँ की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो तो पूरी तरह घबरा गई। भागते हुए वो अपनी माँ के कमरे में गई तो सारा भी सामने खड़ी थी। वो भी उसकी तरह हैरत का सवाल बनी अपनी माँ को देख रही थी, जिनके हाथ में पर्स था और वो बेयकीनी से अपने पर्स को देख रही थी। सबा उनके पास आई। अम्मी, क्या हुआ है आपको? जमीला बेगम ने खुशी भरी निगाहों से देखा। कहने लगी, अल्लाह ने हमारी गैब से मदद की है। वो दोनों बहनें नासमझी से अपनी माँ को देखने लगी। सबा को कुछ अंदाजा हो रहा था कि कहीं उसकी दुआ कबूल तो नहीं हो गई। तभी जमीला बेगम कहने लगी, मेरे पर्स में पूरे 1 लाख की रकम मौजूद है। मैं नहीं जानती कि ये पैसे कहाँ से आए। इतने पैसे तो मैंने कभी अपने पास नहीं रखे। अब तक तो हमारे पास जो कुछ भी था वो हम लोग खर्च कर चुके थे। मेरे पास तो अभी चंद हजार बचे थे और ये पैसे मेरे पास कहाँ से आए? सबा को इस बात का यकीन हो गया था कि उस पर सच में ही कोई ऐसा जिन्न आशिक है जो उस पर बहुत मेहरबान है और वो जो भी मांगेगी वो उसे मिल जाएगा। तब सबा कहने लगी, अम्मी, ये पैसे मुझे लगता है मेरी वजह से आपको मिले हैं। बस आप मुझे खुश कर दें। कहते हैं बेटियों पर खर्च करने से अल्लाह राजी होता है और वो इंसान को और भी ज्यादा अता करता है। अब जमीला बेगम का मूड बहुत खुशगवार था। कहने लगी, हाँ, अभी चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का डिजाइनर सूट लेकर देती हूँ और सारा के लिए भी कुछ चीजें ले लेती हूँ। कितने टाइम से मैं सोच रही थी कि अपनी बेटी के दहेज में ये सब आइटम रखूंगी, मगर इतनी तौफीक न थी और आज अल्लाह ने मुझे इस चीज की तौफीकत दे दी है। शाम को वो लोग खुशी खुशी शॉपिंग करके घर आए थे। जमीला बेगम ने सारी बात अपने शौहर को बताई तो वो भी खुदा का शुक्र अदा करने लगे। अब सारा के दहेज की सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी थी। बस अब मेहमानों के खाने का इंतजाम करना था, जिसके लिए अजमल साहब ने पहले से ही बंदोबस्त कर रखा था। और यूं शादी की तैयारियां खुशी से दोनों घरों में होने लगी थीं। सबा तो इटलाती हुई शादी के फंक्शन में चलती जा रही थी। वो आज खुद को आसमान से उतरी हुई कोई हूर समझ रही थी और ये सच भी था। सबने ये कहा था कि आज वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही है। पूरी शादी की तकरीब के दौरान सबा को यूं ही महसूस होता रहा कि वो किसी की खास नजरों का मरकज बनी हुई है। किसी की गहरी नजरें उसे अपने चेहरे का तवाफ करते हुए महसूस हो रही थी। नजरों की तपिश उसे वाज़ह तौर पर अपने वजूद के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी और यह चीज उसे घबराहट में मुब्तला करने के बजाय एक अजीब सी सरशारी से सरशार कर रही थी, क्योंकि वह जान गई थी कि उस पर कोई जिन्न आशिक हो चुका है जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जो उसकी हर ख्वाहिश को पलक झपकते में पूरी कर सकता है। अब वो हर रोज अपनी पसंद की चीजें हासिल करने लगी थी। वो सिर्फ अपने मुंह से ये बात निकाल देती, मुझे ये चाहिए, मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास ये सब हो, और तब उसके पास पलक झपकते ही वो चीज पहुंच जाती। सबा की खुशी का कोई ठिकाना न होता। अब उसका रिजल्ट भी आ गया था। वो अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। अब उसने आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया था। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी जब जन्नात का जिक्र छिड़ गया। लड़कियां कहने लगी, जिन्नात जिस पर आशिक हो जाते हैं वो उसकी जिंदगी को अजीर्ण बना देते हैं। सबा उनकी बात को नाक पर से मक्खी की तरह उड़ाया। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं इस बात पर यकीन नहीं रखती। जिन्नात जिस पर मेहरबान होते हैं वो उसकी जिंदगी को बदल के रख देते हैं और उसे वो सब कुछ अता करते हैं जिसकी इंसान को ख्वाहिश होती है। तब उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। सबा, तुम ख्वाबों की दुनिया में ज्यादा रहती हो, शायद तुम कहानियां कुछ ज्यादा ही पढ़ने लगी हो। अरे जब जिन किसी पर आशिक हो जाता है तो उसके लिए तो जीना दुभर हो जाता है। वो जिन्नात ना तो इंसान की शादी होने देते हैं, ना उन्हें अपनी जिंदगी में सुकून से रहने देते हैं, बल्कि वो उनकी जिंदगी का सारा सुकून गारत कर देते हैं। अगर जिन किसी लड़की पर आशिक हो जाए तो वो अव्वल तो उसकी शादी ही नहीं होने देते, और अगर लड़की की शादी हो भी जाए तो बाद में उसकी जिंदगी को अजीब बना देते हैं। ये सब बातें सुनकर सबा की आंखें हैरत से फैलती चली गई थीं। वो सोचने लगी कि क्या वो जिन जो पलक झपकते में उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, क्या वो उसकी जिंदगी को अजीर्ण बना सकता है, उसकी जिंदगी की खुशियों को उससे दूर कर सकता है। घर आने के बाद उसने बातों बातों में अपनी माँ से भी इन बातों का जिक्र किया तो जमीला बेगम ने वही बातें की जो वो अपनी सहेलियों से सुन चुकी थी। बकौल उनके, हर वक्त ऐसी चीजों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, हर वक्त जिक्र व अज़कार में मशरूफ रहना चाहिए, अपना हिसार बांध के रखना चाहिए ताकि अल्लाह ऐसे शरीर मखलूकात से इंसान को बचाए। ये सब बातें सुन सुनकर सबा का दिल दहलने लगा था, मगर उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो जो भी मांगती उसे मिल जाता। वो खुश थी कि उसके हाथ में किस्मत के ताले की चाबी आ गई है। वो जो चाहे हासिल कर सकती है। आज तक वो जो कोई भी था उसके सामने नहीं आया था, ना उसने कभी अपनी मौजूदगी को आश्कार किया था। हाँ,
ऐसा जरूर था कि सबा उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी, उसकी सरगोशी आवाज को सुन सकती थी, मगर उसे कभी अपने सामने मुजस्सम नहीं देखा था। अब सबा ने जब दोबारा अपनी सहेलियों से इस टॉपिक पर बात की तो उन्हें टोक दिया। कहने लगी, कितने साल से मेरे साथ ये मामला चल रहा है, आज तक उसने मुझे कभी कोई दुख नहीं दिया, कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमारे घर में खैर व बरकत है। तुम नहीं जानती कि हमारा घर कितना खुशहाल हो चुका है। आज तक जो भी मांगा मुझे मिला। मेरे पास बेमौसमी फल आते हैं, मेरे पास वो सब चीजें आ जाती हैं जिनके बारे में सिर्फ मैं सोचती हूँ। जिन्नात कभी भी बुरे नहीं होते, वो इंसान के खैर ख्वाह होते हैं। सबा की बातों पर उसकी क्लास वालों का मुंह खुले का खुला रह गया था। एक लड़की कहने लगी, चलो अगर ऐसा है तो उससे बोलो कि अभी वो हमें अभी बहुत सारी मिठाई लाकर दे, हमें भी मिठाई खाने का दिल चाह रहा है। यही बात सबा ने ऊंची आवाज में कही तो थोड़ी देर के बाद उनके सामने एक बहुत बड़े थाल में मिठाई आ गई थी। इस सब लड़कियों की हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। अब इन सब लोगों ने जैसे ये मजाक बना लिया था। रोजाना सबा से कहती, अपने जिन से कहो हमें ये सब। एक दिन सबा जब घर आई तो उसके कान में सरगोशी की आवाज सुनाई दी। वो जो कोई भी था बहुत गुस्से में था। गुस्से में सबा को तभी करते बोला, ये ड्रामा बंद करो, सब लोगों को ये बताना छोड़ दो कि मैं तुम्हारे आसपास मौजूद हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अगर तुमने ये सब बताना नहीं छोड़ा तो मैं दूर चला जाऊंगा, मैं कभी दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगा। सबा ये बात सुनकर जोर से हंस पड़ी। उसे अंदाजा हो गया था कि वो जो कोई भी है उसके हुस्न का असीर हो चुका है, और जब कोई जिन किसी पर आशिक हो जाते हैं तो किसी सूरत भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। सबा ने उसकी तबीर को नजरअंदाज कर दिया। अब ये बातें पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी कि सबा के साथ एक जिन है जो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। कॉलेज की लड़कियां अब उससे उल्टे सीधे सवाल करती, उसे अपनी अपनी ख्वाहिशात की तकमील करवाने के लिए उसके पास बैठी रहती। सबा गर्दन अकड़ाए सब में खुद को जैसे कोई मलिका तस्वुर करने लगती, जिसने अपनी खूबसूरती की बिना पर जैसे कोई तमगा जीता हो। एक दिन वो कॉलेज से बाहर निकली तो उसके सामने एक फकीर आया। कहने लगा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ वो जो कोई भी है मैं उसे कैद करना चाहता हूँ, उसे हासिल करना चाहता हूँ। ये सुनकर सबा बुरी तरह घबरा गई। वो वहां से भागने लगी। सीधा घर आकर उसने दम लिया था। अब वो फकीर सबा को रोजाना रास्ते में तंग करने लगा, उसे इस बात पर उकसाने लगा कि उसके साथ चले। उसने सबा को बहुत लालच दिया कि वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। सबा ने घर में ये बात अपने अब्बू और भाई को बता दी। पहले तो वो इस बात पर हैरान हुए कि सबा इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई हुई थी। फिर उन्हें गुस्सा आ गया कि सबा ने इस बात का ढिंढोरा क्यों पीटा। अब्बू अब रोजाना उसे खुद ही कॉलेज में छोड़ने और लेने जाने लगे। इस दौरान सबा ने एक बात महसूस की कि ना तो उसके आसपास वो खुशबू महसूस होती है, ना किसी मौजूदगी का एहसास होता है। इसका मतलब ये था कि वो जो कोई भी था वो उससे दूर हो गया था। उसकी तबीह को सबा खातिर में नहीं लाई थी, तभी वो उसे छोड़कर चला गया। सबा अब उसे पुकारने लगी, देखो तुम जहाँ कहीं भी हो वो वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, तुम्हारे बगैर अधूरा महसूस कर रही हूँ। मैंने तो सुना था कि जिन्नात कभी भी नहीं जाते, जिसकी जिंदगी में आ जाते हैं तो हमेशा उसके साथ रहते हैं, मगर तुमने तो मुझे धोखा दिया, अपनी आदत डालकर तुम चले गए हो। सबा पुकारती रहती, रोती रहती, मगर ना तो उसे दोबारा वो खुशबू महसूस हुई, न किसी मौजूदगी का एहसास हुआ। अब वो नॉर्मल लोगों की तरह ही जिंदगी गुजारने लगी। अभी अल्लाह के करम से उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती, उसकी हर दुआ पूरी हो जाती, वह जो मांगती उसे मिल जाता, मगर किसी की मौजूदगी का एहसास, किसी की जात का लम्स, इन सब चीजों से वो महरूम हो चुकी थी। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। किस्मत से उसे एक अच्छा शौहर मिला था जो उसका ख्याल भी रखता, उससे मोहब्बत भी करता था। आहिस्ता आहिस्ता सबा उस दिन वाले वाक़े को भूलने लगी थी और अपनी जिंदगी में मशरूफ हो गई थी। वो आज भी इस बात पर सोच रही है, वो उलझती है कि वो कौन था और वो उसके साथ ही था, और फिर वो अचानक से इतनी खामोशी से उसकी जिंदगी से कहाँ चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।